बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करते हैं सीक्वल सर्वर। तो सीक्वल सर्वर में हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो है सीक्वल सर्वर 2008 रिलीज़ 2। ठीक है, R2 का मतलब है रिलीज़ 2। ठीक है, तो इसमें हम स्टडी करेंगे सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। इसके थ्रू हम सारी क्यूरिंग कोड जो भी काम होगा वो इसके थ्रू करेंगे। डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल्स, व्यूज, स्टोर प्रोसीजर्स, ट्रिगर्स, ठीक है, वो सारे काम इसके थ्रू होंगे। तो पहले हमारे पास टाइप होगी डेटाबेस इंजन की। उसके बाद सर्वर नेम। सर्वर नेम में अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन करते हैं, डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस रखेंगे। डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस का नेम होता है MS SQL सर्वर। ठीक है, तो उस सूरत में आपके जो PC का नेम होगा वही आपका सर्वर नेम एज एग्जिस्ट करेगा। उसी के थ्रू आप डेटाबेस इंजन को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप अपनी मर्ज़ी से देना चाहते हैं तो फिर आपके कंप्यूटर के नेम और आगे उस इंस्टेंस का नेम। ठीक है, अगर इंस्टॉलेशन के दौरान आप डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस नहीं रखते, उसको अनचेक करते हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तो यहाँ पे फिर जो भी आप इंस्टेंस नेम लेंगे वो आपका कैरी करेगा आपके PC नेम के बाद। ठीक है, ऑथेंटिकेशन, जो ऑथेंटिकेशन मोड आप रखेंगे, विंडो ऑथेंटिकेशन, ठीक है, इसको मैंने ऑफ किया हुआ अपने PC पे। और सीक्वल सर्वर ऑथेंटिकेशन, जब आप मिक्स मोड पे इंस्टॉलेशन करेंगे तो फिर आपके पास सीक्वल सर्वर की ऑथेंटिकेशन आएगी। बाय डिफ़ॉल्ट एक यूज़र होगा वहाँ पे SA, जो अनचेंजेबल होगा, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसका आप वहाँ पे पासवर्ड देंगे इंस्टॉलेशन के दौरान। ठीक है, तो पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग टाइप का होगा, बाद में आप उसको स्ट्रॉन्ग टाइप से चेंज कर सकते हैं। जो उनकी पॉलिसी है कि जिसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक का कम्बिनेशन हो या मिनिमम कैरेक्टर के इतने कैरेक्टर हों तो तब आप आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पासवर्ड रखा हुआ है SA। कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास आएगा ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर। ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में डेटाबेस है, सिक्योरिटी है, बाकी जितनी चीज़ें हैं ये वन बाई वन हम साथ स्टडी करेंगे। डेटाबेसेस में सिस्टम डेटाबेसेस जो इंस्टॉलेशन के दौरान डिफ़ॉल्ट आपके पास आ जाएंगे। उसके अलावा ये बाकी डेटाबेस स्नैपशॉट जो है ये आपकी रेप्लिकेशन के अंदर यूज़ होती है। इसको हम फर्दर आगे बढ़ेंगे जब हम दो सर्वर्स के आपस में रेप्लिकेशन करेंगे, तो डेटा एक में इंसर्ट हो, रेप्लिकेट होकर दूसरे सर्वर में चला जाए। ठीक है, तो पब्लिशर, डिस्ट्रीब्यूटर और सब्सक्राइबर उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। 3 किस्म की रेप्लिकेशन होती है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद ये आपकी डेटाबेसेस होंगी जो आप इसमें अंदर क्रिएट करेंगे। तो हम एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक, न्यू डेटाबेस। सबसे पहले आप देंगे डेटाबेस का नेम। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं नेम देता हूँ बैच 6, आपके बैच से रिलेटेड। तो हमारे पास लॉजिकल नेम दो आएंगे, एक बैच 6 और एक बैच 6_log। पहली जो आपकी फ़ाइल होगी वो डेटा फाइल है जिसमें आपका मेन डेटा होगा, और ये आपका ट्रांजैक्शनल लॉग होगा। इसके अंदर जो भी आप ट्रांजैक्शन वगैरह होंगी आपकी डेटाबेस में वो इस लॉग में जो है। फिर उसके बाद ये प्राइमरी है फाइल ग्रुप आपका। ठीक है, फर्दर आप मज़ीद फाइल ग्रुप भी बना सकते हैं ऐड करके। ठीक है, ये उसका इनिशियल साइज़ है दोनों का, और इनकी ग्रोथ है। ठीक है, ये ऑटो ग्रोथ करेगा, ये 1 MB, और ये 10%, जितना उसका साइज़ बढ़ेगा उसका 10% ये इंक्रीज़ करता रहेगा उसके अंदर। और ये अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ है। ठीक है, ये आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, इनेबल हो के ना हो। ठीक है, मैक्सिमम साइज़ कहाँ तक जाए। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ करना चाहते हैं कि 200 MB से ज़्यादा डेटाबेसेस ना बने, 300 MB से ज़्यादा डेटाबेस का साइज़ ना हो। ठीक है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट इसको यूज़ करते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड साइज़। उसके बाद इसका पाथ है, किस लोकेशन पे आपने डेटाबेस को सेव करना है। ठीक है, और ये आगे फाइल नेम इनको छोड़ दें। तो हमारे पास ये डेटाबेस बन गई बैच। अब इस डेटाबेस की 2 फाइल्स बनी हैं। डेटाबेस की मैं प्रॉपर्टी में आता हूँ, फाइल्स, तो इसकी 2 फाइल्स क्रिएट हुई, एक batch6.mdf, batch6_log.ldf, माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस फाइल एंड लॉग डेटाबेस फाइल। ठीक है, इनकी लोकेशन G ड्राइव डेटाबेसेस एंड SQL 2K8। तो वहाँ पे जाके हम इनको देखते हैं, G ड्राइव डेटाबेसेस SQL 2K8, तो इसके अंदर आ गई batch6 एंड batch। ठीक है, ये फिजिकल फाइल्स हैं। ठीक है, तो जब आप SQL इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ का आइकन आ रहा होगा कि ये रिलेटेड है SQL से, और यहाँ पे आगे इसकी टाइप आपको बता रही होगी, ये प्राइमरी है और ये ट्रांजैक्शनल लॉग है। ठीक हो गया, डेटाबेस हमने क्रिएट कर ली। हम डेटाबेस को एक्सपेंड करेंगे तो डेटाबेस में फर्दर चीज़ें, डायग्राम, इसको फर्दर आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद टेबल्स, कुछ इसके अंदर सिस्टम टेबल्स हैं। ठीक है, कुछ व्यूज़ होंगे, सिस्टम व्यूज़। ठीक है, ये ऑलरेडी इसके अंदर बने हुए हैं सिस्टम व्यूज़, कुछ हम अपने क्रिएट करेंगे। और जो हम
ज़्यादा चीज़ यूज़ करेंगे वो स्टोर प्रोसीजर एंड फंक्शन। फंक्शन के अंदर दो किस्म के हम यूज़ करेंगे, टेबल और स्केलर, ठीक है। और स्टोर प्रोसीजर हम अपने इसमें बनाएंगे सिस्टम के स्टोर प्रोसीजर जो ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। ये सिस्टम रिलेटेड स्टोर प्रोसीजर से। तो हमारा पहला काम होगा टेबल्स के साथ। तो यहाँ पे हम एक टेबल क्रिएट करने के लिए राइट क्लिक न्यू टेबल, ठीक है। और यही काम हम क्यूरी बेस्ड भी कर सकते हैं। फर्दर हम नेक्स्ट क्लासेस में क्यूरी बेस्ड ज़्यादातर काम करेंगे, ठीक है। वहाँ पर विजिट आ गया, तो विजिट में टेबल 1, क्योंकि अभी हमने सेव नहीं किया, यहाँ पे हम कॉलम नेम देंगे, कितने उसके अंदर कॉलम्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बनाते हैं सेल से रिलेटेड, आइटम से रिलेटेड, तो सबसे पहले मैं दे दूँगा आईडी, ठीक है। उस आईडी की डेटा टाइप क्या होगी, तो यहाँ से हम उसकी डेटा टाइप सेलेक्ट करेंगे। मल्टीपल डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। 1 बाय 1 हम इन फ्यूचर साथ साथ इनको स्टडी करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे क्या है क्या नहीं। तो इसके लिए मैं जो डेटा टाइप रखूँगा हम न्यूमेरिक, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। इंट यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास स्मॉल नंबर ऑफ आइटम्स हो। टेनी इंट को हम यूज़ कर सकते हैं अगर उससे भी कम हो, ठीक है। अगर कम साइज़ में आते हैं, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ सकते हैं तो बिग इंट को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो इंट का डबल है। अलाउ नल कि इसके अंदर वैल्यू मस्ट है देना कि नहीं है, ठीक है। अगर अलाउ नल है इसका मतलब इसका ये अलाउ नल हो सकता है, अगर अनचेक है तो इसका मतलब अलाउ नल नहीं हो सकता। उसके बाद मैं इसे कहता हूँ आइटम नेम। अब आइटम नेम जो है मैं कहता हूँ एन वारचार। एन वारचार जो है वो यूनिकोड को एन डिफाइन करता है कि यूनिकोड कैरेक्टर्स आ सकते हैं। मीन्स के यूज़र जो है वो आइटम नेम किसी भी लैंग्वेज में इंसर्ट कर सकता है, ठीक है। इसकी आगे आप देते हैं साइज़। एक है सिर्फ कैरेक्टर, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ कैरेक्टर तो इसका मतलब 50 कैरेक्टर्स तक इसकी लेंथ जा सकती है। तो 50 कैरेक्टर का मतलब है कि ये 50 कैरेक्टर्स, अगर आप इसमें 10 कैरेक्टर देंगे तो इस जगह 50 कैरेक्टर्स की ही लेगा, ठीक है। अगर मैं इसको कहता हूँ वारचार वेरिएबल कैरेक्टर, हम इसमें कैरेक्टर देते हैं 5, साइज इसका है 50, तो ये 5 की जगह लेगा जितने कैरेक्टर कंटेन करेगा, ठीक है। अगर हम एन वारचार देते हैं तो ये यूनिकोड वेरिएबल कैरेक्टर को सपोर्ट करेगा। यूनिकोड फॉर एग्जांपल आइटम का नेम वो उर्दू में इंसर्ट कर देता है तो सपोर्ट करेगा। अगर आप सिर्फ वारचार रखेंगे तो फिर आप यूनिकोड कैरेक्टर नहीं इंसर्ट करवा सकते, सिर्फ इंग्लिश में, ठीक है। सेम उसी तरह अलाउ नल, ठीक है। यहाँ पे हम इसकी दे देते हैं परचेज प्राइस, ठीक है। अब परचेज प्राइस जो है उसके लिए एक स्टैंडर्ड है मनी डेटा टाइप है, जो हमें क्या करती है 4 डेसिमल प्लेसेस देती है, ठीक है। लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करते, उसकी वजह इसी डेटाबेस का स्क्रिप्ट अगर मैं किसी और डेटाबेस के साथ कंपैटिबल करना चाहूँ तो मनी की डेटा टाइप आपको बाकी डेटाबेसेस में नहीं मिलती, ठीक है। अगर हम स्टैंडर्ड के ऊपर आएँ तो उसके लिए हमारे पास है न्यूमेरिक, पहले उसकी प्रिसिशन है साइज और सेकंड उसका स्केल है, ठीक है। तो ये हमें जो 2 है ये हमें बताएगा नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स, ठीक है, कितने नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स परचेज प्राइस के साथ आएंगे, ठीक है। सेम उसी तरह मैं यहाँ पे देता हूँ सेल प्राइस न्यूमेरिक इनटू क्वांटिटी इन हैंड, ठीक है। अब क्वांटिटी इन हैंड जो है वो स्मॉल नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो उसके लिए हम इंट यूज़ कर सकते हैं, इंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये होगी कुछ हमारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक दे देता हूँ कैटेगरी आईडी। अब कैटेगरी आईडी दूसरे टेबल से आएगी तो इंट, ठीक है, ये दूसरे टेबल से आएगी। तो वहाँ पे जब हम टेबल क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक टेबल हम और कर लेते हैं, न्यू टेबल, टेबल 2, उसको मैं देता हूँ आईडी इंट, उसके बाद डिस्क्रिप्शन एन वारचार, उसके बाद डीएक्टिव बिट, ठीक है।
आईडी को हम क्या कर देते हैं, प्राइमरी की, ये आईडी प्राइमरी की होगी, ठीक है। इसको हम सेव कर देते हैं और मैं इसका नाम रख देता हूँ आइटम कैटेगरी, ठीक है। जी बताता हूँ। प्राइमरी की यहाँ पे क्या करेगी, इस टेबल के अंदर मैंने अगर डाल दिया आईडी के अंदर 1, कैटेगरी में आइटम की कोई भी कैटेगरी, फॉर एग्जांपल शैम्पू ले लेते हैं, ठीक है, वो एक आइटम है, वो एक्टिव है इस वक्त नहीं है, ठीक है। फिर मैं दोबारा आता हूँ एंट्री करने के लिए और मैं यहाँ पे डालता हूँ अगेन 1, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। प्राइमरी की जो है वो यूनिक वैल्यू आएगी इसके अंदर, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इस आईडी को रिलेशन बनाना है इस टेबल के साथ, कैटेगरी आईडी के साथ। तो इसमें नेम जो मर्जी आप रखें, वहाँ पे जो मर्जी नेम हो, उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन इसकी जो टाइप है वो और इसकी जो टाइप है जहाँ पे आप उसका रिलेशन क्रिएट करने जा रहे हैं वो सेम होना चाहिए। टाइप और टाइप का साइज, ये दो चीज़ें सेम होनी चाहिए। यहाँ पे भी आईडी को मैंने बिग एंड रखा हुआ है, उसको मैं कर देता हूँ प्राइमरी की, ये इस टेबल की प्राइमरी की है, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं इसका इंक्रीमेंट लगाता हूँ, जिस तरह एक्सेस अगर आपने देखा हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, तो उसके अंदर एक डेटा टाइप है ऑटो नंबर, तो यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ आइटम नेम, परचेज प्राइस, सेल प्राइस और ये चीज़ें ऐड ऑन करता जाऊँ और आईडी जो है वो खुद ब खुद 1 से स्टार्ट करे और उसके अंदर 1 1 ऐड करता जाए, तो उसके लिए आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन में जाएंगे, कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कॉलम की प्रॉपर्टी में आएंगे, आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन इज आइडेंटिटी को आप यस कर देंगे और ये कहेगा आइडेंटिटी इंक्रीमेंट, कितना इंक्रीमेंट हो, 1 का, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से करें, 1 से, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ स्टार्ट करे 10 से, तो 10 से स्टार्ट करेगा, उसके बाद 11 12 13 और 1 1 का इंक्रीमेंट, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये आपके पास आएगा 1 and 1, ठीक है। 1 से स्टार्ट करें और 1 का इंक्रीमेंट, तो उस सूरत में आपको इसकी वैल्यू के अंदर इंसर्शन करवाने की जरूरत नहीं होती, ये हर टाइम पे खुद उसको देते हैं, ठीक है। इस टेबल को हम सेव कर लेते हैं, यहाँ पे मैं इसका नेम दे देता हूँ आइटम्स, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इस टेबल का और इस टेबल का मैंने आपस में रिलेशन क्रिएट करना है, तो मैं डायग्राम में आऊँगा, तो ये फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे, दिस डेटाबेस डज नॉट हैव 1 or more सपोर्ट ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड डेटाबेस डायग्राम, डू यू वांट टू क्रिएट दम, मैं कहूँगा यस, क्रिएट करना चाहता हूँ। उसके बाद आप राइट क्लिक करेंगे एंड न्यू डेटाबेस डायग्राम पे, ठीक है। कौन कौन से टेबल आप ऐड करना चाहते हैं वो टेबल आप ऐड ऑन कर देंगे एंड क्लोज, जितने भी टेबल आपने ऐड करने। फॉर एग्जांपल अगर मैं टेबल वहाँ से ऐड नहीं करता, रिमूव फ्रॉम डायग्राम करता हूँ, अगर डिलीट करूँगा तो डेटाबेस से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो रिमूव फ्रॉम डायग्राम, डायग्राम से रिमूव करता हूँ। अब मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास टेबल की दोबारा लिस्ट इस तरह से, ठीक है। टेबल हमने ऐड कर दी, यहाँ पर टेबल क्रिएट हो गया। अब इसका मैंने रिलेशन क्रिएट करना है इसके साथ, ठीक है। पहले हम थोड़ा सा डायग्राम को स्टडी कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से व्यूज़ हैं टेबल के हमारे पास। एक है स्टैंडर्ड व्यू, जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, यही स्टैंडर्ड व्यू हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। सेम उसी तरह से आइटम नेम है, ठीक है, कॉलम के नेम्स हैं, कॉलम की डेटा टाइप्स हैं, आप यहाँ पे भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अलाउ नल हो कि ना हो, परचेज प्राइस, ठीक है, क्वांटिटी इन हैंड, तो ये चीज़ें अलाउ नल हो कि ना, ठीक है। इसको हम यहाँ पे भी सेव कर देते हैं। मैं डायग्राम का नेम दे देता हूँ DIAG बैच 6, यस, क्योंकि मैंने कुछ आइटम के टेबल के अंदर चेंजेस किए हैं, तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, स्टाइल बता रहा है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज हुई है, तो वो कह रहे हैं कि आप इसको सेव करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ यस में सेव करना चाहता हूँ, ठीक है, ओके। अब मैंने इसका रिलेशन इसके साथ क्रिएट करना है, तो मैं इस की को ड्रैग करूँगा और यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दूँगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आएगा टेबल्स एंड कॉलम का एक डायलॉग बॉक्स होगा, यहाँ पे उसका रिलेशन की नेम बनेगी फॉरेन की। प्राइमरी टेबल कौन सा है, कैटेगरी का टेबल है, जिसमें 1 वैल्यू एक टाइम पे आएगी। फॉर एग्जांपल कैटेगरी की आईडी है 1, वो 1 एक टाइम पे वहाँ पे आएगा, सेकंड किसी दूसरी कैटेगरी के साथ आईडी 1 नहीं आ सकती, ठीक है। तो इस वजह से ये प्राइमरी की है।
क्योंकि यहाँ पे मैं इसको कैंसिल करता हूँ, अगेन कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास आईडी के साथ क्या लगा हुआ है, प्राइमरी की लगी हुई है, तो इस वजह से ये हमारा प्राइमरी टेबल है। यहाँ से जब हम यहाँ पे आएंगे तो ये हमारा आइटम कैटेगरी 1 होगा और ये मैनी का रिलेशन बनेगा, 1 to मैनी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्राइमरी टेबल सेलेक्ट कर रहे हैं। प्राइमरी टेबल कौन सा होगा, फॉरेन टेबल जिसके ऊपर हमने ड्रॉप किया था। फिर उसका अगर आपने गलत कॉलम पे ड्रॉप कर दिया तो वो पूछेगा किस कॉलम के साथ बनाना चाह रहा है। ठीक है, कैटेगरी आईडी के साथ, ये आप नेम उसका सेट कर सकते हैं। ओके किया। ओके करने के बाद एग्जिस्टिंग डेटा जो उसमें ऑलरेडी पड़ा है उसको चेक करना है कि नहीं करना। चेक एग्जिस्टिंग डेटा ऑन क्रिएशन एंड री इनेबलिंग, इस बेस पे आपने उसको चेक करना है कि नहीं करना। फॉर एग्जांपल 10 एंट्रीज उधर पड़ी हैं, 5 एंट्रीज उधर पड़ी हैं, तो वो उनको पहले से चेक करेगा कि कहीं कन्फ्लिक्ट तो नहीं है। ठीक है, अगर कन्फ्लिक्ट होगा तो जब आप इसको ओके करेंगे तो आपको प्रॉब्लम दे देगा बनाते हुए। ये रेप्लिकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, इनफोर्स फॉर रेप्लिकेशन एंड कंस्ट्रेंट, इसको फिलहाल हम नहीं छेड़ते क्योंकि जब हम आगे जाएंगे रेप्लिकेशन में तो फिर ये हमें वहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक रूल है डिलीट का और एक है अपडेट का। डिलीट और अपडेट के रूल में होता ये है कि जो कैटेगरी का टेबल है वो पेरेंट टेबल है और उसकी जो कैटेगरी जा रही है आइटम टेबल में वो चाइल्ड टेबल है। ठीक है, अगर मैं पेरेंट टेबल से जाके डिलीट करूँ वैल्यू को, फॉर एग्जांपल एक कैटेगरी 1 है जो हमारी आइटम के टेबल के अंदर किसी भी आइटम के साथ एसोसिएट है, और मैं यहाँ से अगर कैटेगरी के टेबल से डिलीट करना चाहूँ तो मुझे कहेगा कि ये ऑलरेडी बहुत सी जगहों पे एग्जिस्ट करती है, इसका ऑलरेडी रिलेशन बन रहा है, तो आपको डिलीट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ये सेट कर दूँ, ठीक है, कैस्केड, और वहाँ पे जाके मैं ID1 को ID2 से रिप्लेस करूँगा तो उसके जितने भी चाइल्ड टेबल्स होंगे उसमें रिप्लेस हो जाएगी। सॉरी, ये डिलीट का है, तो मैं अगर ID1 को डिलीट करूँगा तो चाइल्ड टेबल से जितने भी ID1 से रिलेटेड आइटम्स होंगे वो सब के सब डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, सेम इसी तरह से यही रूल अप्लाई होता है अपडेट के ऊपर। तो इसको हम नॉर्मली नो एक्शन रखते हैं कि अगर गलती से पेरेंट टेबल से आप डिलीट कर देते हैं और ये ऑप्शन अगर आपने चेक की हुई है तो वो चाइल्ड टेबल के अंदर अगर उससे रिलेटेड 100 रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, तो वो तमाम के तमाम को डिलीट कर देगा। इस सूरत में हम क्या करते हैं कि इन दोनों ऑप्शंस को अमूमन यूज़ नहीं करते। अपडेट को अगर यूज़ कर भी ले, क्योंकि पेरेंट जब अपडेट हो तो चाइल्ड के अंदर अपडेट हो जाए ताकि हमें रिलेशन में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, क्लियर होगी यहाँ तक चीज़ें। इसको हमने ओके किया तो यह हमारा रिलेशन बन गया। अब इस रिलेशन में एक साइड पे की का साइन आ रहा है, तो की का साइन हमें ये बता रहा है कि ये प्राइमरी है, मतलब ये 1 का रिलेशन है। दूसरी साइड पे ये मैनी का रिलेशन है, इन्फिनिटी। ठीक है, 1 to मैनी की। यहाँ पे ID एक दफ़ा सेव हो सकती है, ID1 जो है वो एक दफ़ा सेव होगी, मतलब यूनिक होगी। यहाँ पे ID1 की बहुत से आइटम्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक कैटेगरी ABC है तो उसके 10 प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, 10 आइटम हो सकते हैं, लेकिन कैटेगरी ABC की अगर ID1 है तो वो XYZ की ID1 नहीं हो सकती। लेकिन और भी हमने ID को फॉर्म की बनाया है, किस ID को फॉर्म की बनाया? ये ID आइटम की अपनी ID है, मैं कैटेगरी ID की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 आइटम्स हैं, उनकी कैटेगरी है 1, तो ये क्या हुआ कि कैटेगरी ID 10 दफ़ा आ रही होगी, 1 1 1 1 1 10 अलग प्रोडक्ट्स के साथ। ये क्या हुआ, मैनी के रिलेशन में। तो मीन्स कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स एक ID मल्टीपल टाइम्स आ सकती है कैटेगरी ID। ठीक है, जबकि यहाँ पे एक ही टाइम है। क्लियर हो गया, ये हो गया 1 to मैनी का रिलेशन। ठीक है, डायग्राम को हम सेव करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि ये वाले टेबल जिससे अफेक्ट होंगे। ठीक है, यस कर दिया, टेबल सेव हो गया, ये हमारी होगी डायग्राम की। ठीक होगा, हमने एक टेबल बनाया आइटम का। पहली चीज़ है हमारे पास कॉलम नेम, डेटा टाइप, अलाउ नल। अब यहाँ से हमने ख़त्म कर दिया है कि अलाउ नल जो है वो कोई भी ना हो। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसमें कुछ डेटा डालने के लिए आता हूँ आइटम टेबल में, इसको करता हूँ एडिट टॉप 200 रोज, यहीं से मैं डायरेक्ट डेटा डालता हूँ, बाद में हम इसको क्यूरीज के थ्रू करेंगे।
तो आईडी के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको डल सा लिखा हुआ नज़र आ रहा है, नल, क्योंकि ये हमारा क्या था, ऑटो इंक्रीमेंट हमने इस पर लगाया था। ठीक है, तो इस वजह से कि यहाँ पे अगर आप कुछ भी राइट करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं है। ये क्या कह रहा है, सेल इज रीड ओनली, ये खुद उसको वैल्यू असाइन करेगा जब आप सेव करेंगे। आइटम नेम में देता हूँ ABC, परचेज प्राइस में दे देता हूँ 22, सेल 33, क्वांटिटी इन हैंड 1। अब कैटेगरी आईडी जो है ये दूसरी टेबल से आ रही है, अब वहाँ पे हमारे पास कोई कैटेगरी नहीं है और मैं यहाँ पे 1 देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि ये कन्फ्लिक्ट कर रहा है उसके साथ। क्या कन्फ्लिक्ट कर रहा है, किसके साथ, फॉरेन की के साथ। कन्फ्लिक्ट डेटाबेस अकर्ड बैच 6 टेबल आइटम कैटेगरी कॉलम आईडी, जो हमने कॉलम आईडी यहाँ पे कैटेगरी आईडी दी है वो आइटम कैटेगरी के कॉलम आईडी में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये उसका चाइल्ड टेबल है। इट्स मीन कि पहले हमें क्या करना है, एक कैटेगरी क्रिएट करनी है। मैं यहाँ पे एक कैटेगरी क्रिएट करता हूँ, कैटेगरी 1। इसको हमने ऑटो इंक्रीमेंट नहीं लिखा था तो इसलिए हम यहाँ पे इसके साथ देंगे डिस्क्रिप्शन कैटेगरी ए जी एक्टिव ट्रू या फॉल्स, ट्रू है क्योंकि हमने बिट रखा था। ठीक है, तो अब ये हमारी एक कैटेगरी इसमें सेव होगी। जस्ट आप सेकंड लाइन पे आ जाएं तो ये सेव कर देगा। ये एग्जीक्यूट करके आप दोबारा इसको चेक कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे मैं 1 मैंने लिखा है, मैं इसको नीचे लेके आता हूँ तो इसे होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं लिखता हूँ आइटम 2 प्राइस परचेज और सेल प्राइस, सॉरी मैं कुछ भी नहीं देता। तो यहाँ पे मुझे क्या कह रहा है कि इसकी वैल्यू देना मस्ट है, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, चेक लगाया हुआ है कि नल अलाउ नल नहीं है। ठीक है, अलाउ नल नहीं है। मैं इसको स्केप कर देता हूँ। ठीक है, मैंने 2 दफ़ा स्केप किया तो मैं रिकॉर्ड को सेव नहीं करना चाहता। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा था, यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कॉलम की। कॉलम की प्रॉपर्टी है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू में मैं दे देता हूँ, अगर यूज़र कुछ भी ना दे तो 0 आए। इसी तरह यहाँ पे भी 0 आए। क्वांटिटी इन हैंड भी यूज़र कुछ नहीं देता तो 0 आए। ठीक है, या इनका हम मस्ट कर देते हैं कि यूज़र कुछ ना कुछ दे, तो मैं इनको निकाल देता हूँ कि यूज़र कुछ ना कुछ दे। मस्ट है परचेज प्राइस एंड सेल प्राइस। अगर क्वांटिटी इन हैंड यूज़र नहीं देता तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 है। हमारे पास क्वांटिटी इन हैंड नहीं है। हम इसको सेव करते हैं, आइटम टेबल को हम क्लोज करते हैं और दोबारा यहाँ से ओपन करते हैं, एडिट करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आइटम 2 क्वांटिटी इन हैंड में कुछ भी नहीं देता और आईडी में देता हूँ। अगर मैं आईडी अब 2 देता हूँ तो 2 वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो ये एरर देगा मुझे। ठीक है, ठीक है, 2 हमारे पास वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं 1 दूंगा तो इसको इसने एक्सेप्ट कर लिया और अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर दिया, इसको 0 दे दिया। हालांकि ये वहाँ पे अलाउ नल तो नहीं था ना, ठीक है, कि यूज़र नल वैल्यू नहीं दे सकते, लेकिन हमने क्या किया है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी हुई है कि यूज़र अगर कुछ भी ना दे तो आप 0 खुद से डाल दो। ठीक है, यहाँ तक चीज़ क्लियर होगी। अब हमारे पास एक चीज़ नोट करने की है कि यहाँ पे ID 2 आया, यहाँ पे ID 4 आया। तो ऑटो इंक्रीमेंट आपका क्या करता है कि जब आपका एरर आता है, तो फर्स्ट टाइम जब हम सेव कर रहे थे तो इसकी ID 1 आनी थी, लेकिन हमारा एरर एग्जीक्यूट हुआ तो ID 1 जो है वो टर्मिनेट हो गई, एक दफ़ा गई। ठीक है, तो उसके बाद दूसरी दफ़ा हमने कैटेगरी एंटर की। अब मैं अगर डायरेक्ट यहाँ पे एंटर करता हूँ आइटम 3, ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसको उसने 5 दिया। पहले क्या हुआ था कि 1 पे एरर आया था, 2 पे सक्सेसफुल सेव होगी, सेव कर दी, 1 खत्म होगी। उसके बाद एरर आया था 3 गायब होगी, 3 उसने रिप्लेस कर दी, 4 पे हमने सही एंट्री कर दी, 4 आ गया। इसके टाइम पे क्या हुआ, मैं कोई भी एरर जनरेट नहीं हुआ, एंट्री सेव होगी। तो ऑटो नंबर क्या करता है, जो आपकी एक दफ़ा वैल्यू चली गई वो चली गई। ठीक है, उसकी जगह नेक्स्ट जो इंक्रीमेंट होगा वो आपका ले लेगा। फॉर एग्जांपल एक जो आपका बैच एग्जीक्यूट होता है उसके अगेंस्ट एक आईडी जनरेट हो रही है जो हमने प्रॉपर्टी सेट की है उस कॉलम की। ठीक है, अगर वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा तो वो आईडी इसको असाइन हो जाएगी। जब नेक्स्ट बैच होगा तो उसके लिए नेक्स्ट वैल्यू आएगी। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर हो गया? इतना काफ़ी है, थोड़ा सा आगे चलो। ठीक है, हमने किया क्या, मैं रिवाइज करता हूँ। डेटाबेस क्रिएट की, ठीक है। डेटाबेस जहाँ पे आप सेव करेंगे, जो आप उसके लोकेशन या पाथ देंगे, वो ड्राइव कंप्रेस नहीं होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसके पास यूज़र के राइट्स होने चाहिए उस फोल्डर को, ठीक है। तब आप वहाँ पे अपनी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, टेबल क्रिएट किया, एक आइटम का टेबल और एक कैटेगरी का। कैटेगरी का जो हमारा मास्टर टेबल था, उसकी हमने फॉरेन की दी आइटम के टेबल के अंदर, ठीक है। फिर डायग्राम क्रिएट की, डायग्राम में उनके रिलेशंस बनाए, ठीक है। रिलेशन बनाने के बाद हमने कुछ एंट्रीज की और चेक किया कि ऑटो इंक्रीमेंट क्या काम करता है। और दूसरा फॉर एग्जांपल, अगर जिस तरह यहाँ पे अब ऑटो इंक्रीमेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे अगर देता हूँ कैटेगरी बी फॉल्स, ठीक है, तो ये इसकी नल नहीं लेगा, क्योंकि आईडी जो है वो प्राइमरी की है। कैन नॉट इंसर्ट द नल वैल्यू इनटू आईडी टेबल, ठीक है। कॉलम आईडी में हम इंसर्ट नहीं कर सकते नल वैल्यू, तो मस्ट है कि हम यहाँ पे उसकी वैल्यू देंगे। अगर मैं यहाँ पे दोबारा 1 दे देता हूँ, इस सूरत में वो क्या कह रहा है, वायलेशन ऑफ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, कैन नॉट इंसर्ट द डुप्लीकेट इन ऑब्जेक्ट आइटम कैटेगरी कॉलम फलाना फलाना, ठीक है। 1 जो है वो ऑलरेडी उसके अंदर अवेलेबल है, तो प्राइमरी की ये रोकती है। अब 2 किया तो वो, ठीक है। तो हमने एक आइटम कैटेगरी का टेबल बनाया और एक आइटम का टेबल बनाया, उसके अंदर कैटेगरी का रिलेशन दी, कैटेगरी आईडी, ठीक है। और फिर हमने कुछ डेटा इंसर्ट करके मल्टीपल चीज़ों को अंडरस्टैंड किया कि कैसे कैसे वर्क कर रहा है। क्लियर होगी यहाँ तक चीज़ें? सेव कर दें इसको। नेक्स्ट टास्क आपको मैं बता देता हूँ। जितने भी हमने टेबल्स आपने बनाए हैं, टेबल्स के जो आपने फॉर्म सॉरी बनाए हैं, उन फॉर्म्स से रिलेटेड जितने टेबल्स बनेंगे वो आपने टेबल ड्रॉग एंड ड्रॉप करना है। टेबल्स बनाए, उनके कॉलम्स लिखने हैं, उसमें स्पेसिफिक टाइप्स उनको देनी है, ठीक है। फिर उसको हम चेक करेंगे, जहाँ पे कोई इशू होगा तो वो आप फिर मैं बता दूँगा कैसे क्रिएट करें, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आपको मैं बताता चला, आपने अपनी डेटाबेसिस का बैकअप लेके आना है साथ। तो भी आप डेटाबेस बनाएंगे, उसका बैकअप कैसे लेते हैं, इसी लेक्चर में ले लूँगा, इसको क्लोज करके यहाँ बैठ इसी में करते। आप क्या करेंगे, राइट क्लिक, टास्क, बैकअप, ठीक है। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे बैकअप टाइप फुल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका पाथ होगा बैकअप का, कहाँ पे बैकअप लेना चाहते हैं। मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, ऐड करता हूँ आपका बैकअप पाथ, ठीक है, इक्वल टू के 8, यहीं पे मैं क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे आप बैकअप फाइल नेम देंगे, कोई भी फाइल नेम आप, ठीक है। मैं रख देता हूँ बैच 6.bak, इसके साथ आपने लगाना है .bak बैकअप फाइल, ठीक है। ओके कर दें एंड ओके कर दें, तो यहाँ पे आपकी डिस्क ऐड होगी, इस जगह पे इस नाम की जाके बैकअप फाइल बनेगी, ठीक है। चलिए मैं इसको आपके फोल्डर में ले जाता हूँ, जहाँ पे आपका अपना फोल्डर है। जहाँ पे बैच 6.back, ओके करते हैं, ओके। ऑप्शन में आएंगे आप अपेंड, ओवरराइड, जो भी आप यूज़ करना चाहें, अपेंड कर दे एग्जिस्टिंग बैकअप सेट्स के अंदर या उसको ओवरराइड कर दे, ठीक है। वेरीफाई करवाना है कि नहीं करवाना, और ये कंप्रेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम ओके करते हैं, ये हमारा बैकअप क्रिएट हो गया। हम उस फाइल लोकेशन पे जाके अपने बैकअप को वेरीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारा डॉट बैकअप, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो फालतू डेटाबेस है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक हो गया। ये आपका बन गया बैकअप। नहीं, बैकअप आप जब क्रिएट करेंगे तब बैकअप बनेगा, ठीक है। आप एंट्री करेंगे उसका, वो आपकी डेटाबेस की फाइल्स में जाएगा, जो आपकी 2 फाइल्स बनी है, लॉग फाइल एंड डेटा फाइल, वहाँ पे जाएंगी चेंजेस आपकी, ठीक है। अगर आपने उसका बैकअप लेना है तो आप इसी तरह बैकअप लेके अपने पास रखेंगे। वो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि बैकअप्स की जॉब्स कैसे लिखते हैं, मेंटेनेंस
जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, ये जो इसके अंदर टैब्स हैं, ठीक है, मैनेजमेंट के, ठीक है, इसमें फर्दर चीज़ें हैं, ये मेंटेनेंस प्लान वगैरह, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे ये क्या होती है, ठीक है, बैकअप जॉब्स क्या करते हैं, ठीक है, कि सिस्टम जो है वो खुद सीक्वल इसका बैकअप लेता रहे जिस तरह भी बेसिस पे आपने देना हो, ठीक है। जिस तरह अभी करंटली मेरे कुछ डेटा बेसिस हैं उनका बैकअप चल रहा है, जिस तरह कि यहाँ पे सीक्वल एंड बैकअप, ठीक है, ये सिस्टमेटिक बेस्ड बैकअप है, ठीक है, ये खुद उसका बैकअप लेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगी चीज़, शेयर कर दें। तो आपने जो भी चीज़ बनानी है उसका बैकअप लेना है, फाइल का बैकअप फाइल बनानी है और साथ लेके आना है। यहाँ पे हम उसको रिस्टोर करेंगे, फिर हम, मैंने जिस तरह आपको आज बताया कि हमने जस्ट राइट क्लिक किया डेटाबेस की, ठीक है, तो अटैच और रिस्टोर ये क्या होता है, इसको भी हम फिर उसके थ्रू आपको क्लियर करवा देंगे कि ये कैसे है, ठीक है। तो आप अपना बैकअप फाइल जो है वो क्रिएट करके लाएंगे, ठीक हो गया। यहाँ तक शेयर कर दें इसको, कोई क्वेश्चन सर रिलेटेड।